यस, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा नया चैप्टर शुरू कर दिया था, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। और उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी मुस्कान ने पूछा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एक बार फिर से डिस्कस कर लिया जाए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, जब भी एक कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं हम, उसमें अप्लाई होती है, क्योंकि जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो जब ऐसा किया जाता है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर होते हैं, वो पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं with certain velocity, and that velocity is known as drift velocity. उस वेलोसिटी को कहते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने ये एक कंडक्टर का डायग्राम बनाया था। तो ये था हमारे पास एक डायग्राम जिसमें हमने क्या किया, हमने कंडक्टर को एक बैटरी के अक्रॉस, दिस इज अ बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया था। इस कंडक्टर के दो एंड्स हैं ए बी, और इसकी लेंथ है मानो एल। तो हमने क्या किया, इधर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव है। दैट मीन्स हमारा ए जो है वो पॉजिटिव और बी साइड जो है वो नेगेटिव हो गई। तो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट अ लोअर पोटेंशियल। और इसमें कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तब भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव कर रहे थे। सपोज करो देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे विद सर्टेन वेलोसिटीज। तो मानो पहला इलेक्ट्रॉन u1 वेलोसिटी से, दूसरा u2 से, तीसरा u3 से, और nth इलेक्ट्रॉन un वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और सबकी एवरेज वेलोसिटी क्या आती थी, 0। इसीलिए जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई नहीं होता तो कंडक्टर में कोई भी नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता, मतलब कोई करंट नहीं होता। और जब हम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स अप्लाई होती है। तो अगर हमने यहाँ पे v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इधर हमारा v पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव E, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होती है, और उसमें अगर एक चार्ज होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी फोर्स लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगेगी, Q इंटू ई, और Q क्या है, माइनस ई इंटू ई। तो ये आ गई फोर्स एक्सपीरियंस बाय, this is equation number 1, this is equation number 2. So force experienced by the electron when we apply a potential difference of B or we apply an external electric field E. जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई की तो हमारे इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स लगी, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हमारी जो फोर्स है, दैट फोर्स इज opposite to electric field, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड पे है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा लेफ्ट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पे है तो फोर्स लेफ्ट पे लगेगी, और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। जब भी किसी मटेरियल पे फोर्स लगती है वो क्या होता है, इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। तो फोर्स की एक और वैल्यू होती है, उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, और उसमें एक्सेलरेशन कितनी आई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना शुरू होगा तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी, दैट मींस इट विल बी अंडर एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी फोर्स की वैल्यू दे देगी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो 2 और 3 को इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया था, दैट मींस m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई।
तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली थी -e कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 हमने दे दिया था। तो ये एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी अंडर एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो कोई भी बॉडी जब एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, तो हमने +1 में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वहां पे 3 इक्वेशंस थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन लाएंगे, पहली वाली v इज इक्वल टू यू प्लस। तो हमारा इलेक्ट्रॉन पहले, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देखो u वेलोसिटी से u1 से मूव कर रहा था और उसकी v1 वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन a है, टाइम हम टाउ ले लेंगे। तो इक्वेशन लगाएंगे हम, पहले इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन बनेगी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाउ1। इधर टाउ क्या है? टाउ टाउ है बेटा रिलैक्सेशन टाइम of electron between two successive collisions। तो हो क्या रहा है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करने लगा, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा था, तो वो जाके उससे टकरा गया। तो टकराने के साथ ही इसका जो एक्सेलरेटेड मोशन था वो कम हो गया, मतलब इसकी एक्सेलरेशन एकदम से रुक गई, फिर वो शुरू हुआ। तो दो सक्सेसिव कोलिजन, एक बार इलेक्ट्रॉन की टक्कर हुई किसी इलेक्ट्रॉन से और वो अपनी फिर वेलोसिटी बढ़ाने लगा और फिर उसकी थोड़े समय में टक्कर हो गई। तो इन दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है वो उसी टाइम के दौरान अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर पाएगा। तो ये दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को क्या बोला जाता है? दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो पहले इलेक्ट्रॉन का वो टाउ1। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ2। यहाँ पर a1 या a2 नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो e कैपिटल E और m पे डिपेंड कर रही है। हर एक इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है, हर एक इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम है। तो e की वैल्यू भी सेम है, कैपिटल E की भी सेम है और कैपिटल स्मॉल m की भी सेम है। तो इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी। तो हमें a1 a2 a3 नहीं लिखना, a ही लिख के चल जाएगा। वैसे ही थर्ड की क्या हो जाएगी? u3 प्लस a टाउ3 अप टू सो ऑन vn क्या हो जाएगा? un प्लस a टाउ। तो ये सारी इक्वेशंस आ गई। तो हमें क्या करना है, हमने एवरेज फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एंड दैट एवरेज फाइनल वेलोसिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सभी की, ये सभी क्या कर रहे हैं, इस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो सभी की जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल दूंगा दैट विल गिव मी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सोन vn डिवाइडेड बाय n कर दिया। तो ये फाइनल एवरेज वेलोसिटी आ गई, दैट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तो इधर क्या आ जाएगा? u1 प्लस a टाउ1 प्लस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट u2 प्लस a टाउ2 प्लस u3 प्लस a टाउ3 अप टू सोन un प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाय n। तो ये u1 हम क्या करेंगे, इधर इधर हम u1 u2 u3 अप टू सोन un ये सारे एक साथ कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सोन un डिवाइडेड बाय n प्लस इधर से a टाउ1 a टाउ2 a टाउ3 अप टू सोन a टाउ n। तो a बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 अप टू सोन टाउ n डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास ये हमारा इक्वेशन आ गई। तो दिस इज द इक्वेशन। तो हमारी ये जो पहली इक्वेशन है दिस वन, ये u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, इसको हमने पहले क्या देखा, ये रही, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा 0 हो गया। इधर क्या रह गया? इधर रह गया a
और ये वाली जो टर्म है इसको हमने पुट कर दिया टाउ टाउ। तो Vd की वैल्यू आ गई a प्लस टाउ। व्हाट इज दिस टाउ? दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन time of all the electrons since they have encountered इधर लिख देता हूं, their last collision। मतलब सभी के रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकाल दिया, इसका ये मतलब। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई Vd इज इक्वल टू a टाउ। और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही हमारे पास माइनस ई बाई एम। सो Vd कम्स आउट टू इक्वल टू, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो Vd पे वेक्टर आ गया, माइनस इट कम्स आउट टू इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। तो ये थी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आपको you have to define the drift velocity and find out the relation between drift velocity and electric field relation। तो ये है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? मुस्कान? नो सर। ओके, क्लियर हो गया। सो उससे आगे हमने मोबिलिटी और पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, ओके रजत, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रजत ने क्वेश्चन पूछा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है बेटा, आप ये देखो, अगर सपोज करो ये एक कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है, ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ जा रहा था। और हमने क्या किया, हमने इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एकदम से क्या होगा, इधर को ड्रिफ्ट करने लग जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर को ड्रिफ्ट करने लग जाएगा। इधर क्या होगा, जैसे ही चला इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, इसने वेलोसिटी बढ़ानी लगी, जैसे कि एक वेलोसिटी एकदम से बढ़ने लगी और ये टक्कर हो गई। अब टक्कर हो गई, स्लो हो गया, फिर क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव एंड की तरफ चलने लगा, फिर चलने लगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इधर ये कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है बेटा। देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो काउंटलेस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास कंडक्टर में। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ लगातार टकराते हुए चलते हैं। तो ये जब टक्कर करते हैं एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में ही ये वेलोसिटी अपनी बढ़ा पाते हैं। और उसी जो वेलोसिटी इंक्रीज होता है उसका जब सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज निकाला जाता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन के बीच का समय जब हमारा इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इंक्रीज कर पाता है, तो दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। और जब सभी के रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज निकाल दी जाती है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के, दूसरे इलेक्ट्रॉन के, तीसरे के, nth के, सभी की एवरेज निकालते हैं, तो उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कह दिया जाए। हाँ जी, क्लियर है रजत? यस सर। ओके, so now we are going to find out the relation between current and drift velocity। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो कई बार क्या होता है, कई बार आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, और कई बार आपको रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने को कह दिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द डायग्राम। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो काइंडली आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे, ताकि आप जो चीज कहना चाहते हैं वो आप एग्जामिनर को अच्छे से समझा पाए। तो ये रहा हमारा डायग्राम। हमने एक कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर को हमने अक्रॉस अ बैटरी
ज्वाइन करना। तो हमारे कंडक्टर को हमने क्या किया, एक बैटरी के अक्रॉस हमने ज्वाइन कर दिया। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर जो ये हमारा कंडक्टर है इसकी लेंथ हमने मान ली L। So length of conductor is L। और मानो कि जो ये सिलेंड्रिकल है तो इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो लेंथ कितनी है L, एंड एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। सो वॉल्यूम कितनी हो गई, सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू AL। तो वॉल्यूम आ गई AL। अब मानो इस कंडक्टर में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंडक्टर के पास क्या होता है बेटा, चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ n is the number of free electrons per unit volume, of the conductor, मानो पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, and E is the charge on each electron। और E चार्ज है हर एक इलेक्ट्रॉन पे। तो टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज इज गिवन एज, तो हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, NaL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, NaL। और एक पे चार्ज जो है वो E है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, NaLe। तो ये आ गया हमारे पास टोटल चार्ज ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। क्लियर है यहाँ तक बेटा। ये हमारे पास कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है, सबके ऊपर हमने माना पर यूनिट वॉल्यूम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वॉल्यूम कितनी है A इंटू एल। तो वॉल्यूम को जब n से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और एक पे चार्ज E है तो सभी पे मिला के कितना चार्ज आ जाएगा हमारे पास, NaLe। सो ये टोटल चार्ज आ गया हमारे पास। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन एज, अब आप ये देखो, आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया सपोज करो, और यहाँ से क्या हुआ, ये पॉजिटिव एंड हुआ, ये नेगेटिव हुआ, और इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगे, तो इस एंड से इलेक्ट्रॉन चला और इस इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया। तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, L। मानो ये डिस्टेंस वो t टाइम में ट्रेवल करता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, और वी कैन से लेंथ ऑफ द कंडक्टर ओवर टाइम। तो लेंथ L है, मानो वो t टाइम में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस एंड से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की तरफ पहुंचेंगे, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, L। और मानो वो t टाइम में करते हैं तो Vd L/t आ जाएगा, और इधर से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो L/Vd आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टाइम जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड ऑफ कंडक्टर में चले जाएंगे व्हेन दे आर मूविंग विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। ओके, नाउ व्हाट इज करंट, हमने क्या निकालना है, हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो हम करंट देखते हैं, करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हेंस करंट I इज इक्वल टू Q/T। तो
तो Q की वैल्यू हमारे पास ये रही और T की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, Q की वैल्यू है ALNE और T की वैल्यू है L डिवाइडेड बाय BD। तो L से L कैंसिल हो गया, तो I की वैल्यू क्या आ गई, ANE BD। सो हमारे पास करंट I किसके इक्वल आ गया, A that is area of the cross section of the conductor, N that is number of electrons per unit volume, E charge on the electron, and VD that is drift velocity of the electron. So this is the relation between current and drift velocity। तो ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है जी। इसी के साथ हम करंट और मोबिलिटी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, जिसको म्यू से डिनोट किया गया था। तो कल हमने लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था मोबिलिटी, और मोबिलिटी क्या थी, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो वीडी बाई ई था, और अगर मैं वीडी लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू ई। तो ये वीडी यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ये रहा वीडी। तो ये वाली वैल्यू जो है वीडी की, ये हम इधर पुट कर देते हैं। तो व्हाट वी विल गेट, आई इज इक्वल टू ANE म्यू ई। तो ये आ गया हमारे पास करंट और मोबिलिटी के बीच का रिलेशन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। किसकी मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन द कंडक्टर। हाँ जी, एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार 2 नंबर 3 नंबर में हमारे को स्टेटमेंट आ जाती है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ओम्स लॉ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन बताता है। इसके हिसाब से कितना करंट हमारे कंडक्टर में से फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं कंडक्टर के अक्रॉस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा कंडक्टर के अक्रॉस, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा हमारे कंडक्टर में से। सो ओम्स लॉ states that current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. Applied across the ends of the conductor. तो एक कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू IR। यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R लगा दिया गया। R इज अ कांस्टेंट known as resistance of conductor। तो इसको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर
कह दिया जाता है। तो हमारे पास R किसके इक्वल आ गया, V बाय आई। तो V इज इक्वल टू आई आर या R इज इक्वल टू V बाय आई। सो वी कैन ड्रॉ ग्राफ एज वेल। तो हम ओम्स लॉ का एक ग्राफ भी बना सकते हैं। So here it is. This gives us the potential, here current. So OA. So OA, a straight line, inclined straight line shows the variation of current with the potential. जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है वैसे वैसे प्रोपोर्शनली करंट भी बढ़ता है एक कंडक्टर में। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में ये डिपेंड करेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर हम उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, तो करंट भी प्रोपोर्शनली डबल हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगा वो। ठीक है, नाउ वी विल डिड्यूस द ओम्स लॉ। तो इसकी डिडक्शन करते हैं। तो ओम्स लॉ की डेरिवेशन करते हैं कि ओम्स लॉ कहां से निकला। नाउ एज वी नो दैट, देखो करंट कब फ्लो करेगा, जब हम हमारे कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। इस तरह से ये रहा V, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट फ्लो कर गया। करंट कैसे फ्लो किया, I इधर, इलेक्ट्रॉन किधर मूव किए, इधर। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी Vd। तो हम Vd की वैल्यू लिखते हैं, हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल है। तो आपने इससे पहले निकाल चुके हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा, कि ये वेक्टर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में होती है। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो मैं ई टाउ बाय एम लिख सकता हूं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ली है, वो डायरेक्शन नहीं ली। हमें पता है डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो एक वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल हमने बी अप्लाई किया, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है। सेम डायग्राम आप यूज करोगे, दिस डायग्राम, द सेम डायग्राम विल बी यूज। तो आपने ये सेम डायग्राम दोबारा से बना सकते हो, आप इसी को कंसीडर करोगे आप। तो आपने लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी ली, एल, ठीक है, और दोनों के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ई। तो पोटेंशियल है V, तो V इज इक्वल टू ई इंटू एल होता है। हमें पता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, V बाय एल। सो हम इधर क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाय एल। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। तो VD की वैल्यू क्या आ गई, VD की वैल्यू आ गई हमारे पास ई बी टाउ बाय एम एल। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम करंट की वैल्यू देख लें। एंड ऑल्सो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमने भी निकाला, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, और वी डी की वैल्यू इधर इक्वेशन में से यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू इक्वल टू ए एन ई, और इसके अंदर आ गया ई बी टाउ बाय एम एल। तो ये मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो आई इज इक्वल टू, ये जो पोटेंशियल है ये अलग रख देते हैं और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम एल इनटू ये जो वी था पोटेंशियल का वो यहाँ आ गया। तो टर्म इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो इधर से क्या किया हमने, इधर से v बाय आई की वैल्यू निकाली। तो ये v है, इसको मैं, ये रहा v और ये रहा i। तो ये i को मैं इधर ले जाता हूँ, इस सारी टर्म को यहाँ ले जाता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v बाय आई कम्स आउट टू इक्वल टू एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर, ये देखो v बाय आई की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ये
दिस वन। इधर m क्या है? m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। a क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो एक कंडक्टर के लिए क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी बदलेगा? नहीं। कंडक्टर जब हमने कंसीडर कर लिया, लेंथ भी उसकी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने कंडक्टर लिया और 2 घंटे बाद इसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए या कम हो गए। अगर कंडक्टर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी सेम है। और अगर टेम्परेचर सेम रखा जाता है तो टाउ भी सेम ही रहता है। टाउ टेम्परेचर के साथ बदलता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर ऑल दीज वैल्यूज विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये सारा एक कांस्टेंट हो गया। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ विद अ डिफरेंट कलर। तो इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो दैट मीन्स v बाय आई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ। और ये सारी क्या है? कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट इज आर। सो v बाय आई इज इक्वल टू आर। तो इन सभी की वैल्यू कांस्टेंट है फॉर अ गिवन कंडक्टर, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट implies v is equal to I R. So that is Ohm's law. So this is Ohm's law. तो हमने क्या किया? हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर की, उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसमें पुट की, फिर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन यूज किया, और फिर हमने क्या देखा? v बाय आई की वैल्यू हमारे पास आई एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ। और ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो एक गिवन कंडक्टर के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, और उसी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है उसका नाम रखा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहां से हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। सो अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर जो है ना, अपने अंदर से जब उसके करंट फ्लो करता है तो अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है, और उस अपोजिशन की वैल्यू जो होती है वो उसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, it is the obstruction posed by, it is the obstruction posed by the conductor to the flow of electric current through it। तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है उसको वो कंडक्टर अपोज करता है, एंड द वैल्यू ऑफ दैट अपोजिशन इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, इट इज also defined as the ratio of potential difference applied across the conductor to the current flowing through the conductor।
तो हमने देख लिया कि R की वैल्यू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है और R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सो व्हाट विल बी द यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ R? तो यूनिट्स ऑफ R किसके होंगे, यूनिट्स ऑफ V divided by units of current, that is volt per ampere, volt per ampere, or it is ohm, OHM, ohm। तो लिखा जाता है OHM, so this is the symbol of ohm। तो कहीं पर सिंबल भी यूज हो सकता है और कहीं पे ओम भी लिखा जा सकता है। एंड डायमेंशंस ऑफ आर, that is resistance, is M1 L2 T minus 3 A minus 2। तो कई बार डायरेक्टली डायमेंशन पूछ ली जाती है, वैसे कोई ज्यादा जगह पे नहीं पूछी जाती, लेकिन ओम इसकी जो यूनिट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V बाई आई, और डेफिनेशन भी आ जाती है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। होता क्या है, आपको मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में और समझा देता हूँ। होता क्या है, अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इसमें से जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अगर चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपनी जगह पे थोड़े से हिल रहे हैं, या आयंस होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो चार्ज कैरियर चलते हैं तो ये इन इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए चलते हैं, तो अल्टीमेटली वहां पर कोलिजन्स हो रही होती हैं चार्ज कैरियर्स की, और यही कोलिजन्स जो हैं ये ऑपोजिशन होती है। तो मतलब हमारा जो चार्ज कैरियर है कंडक्टर में से स्मूथली नहीं जा पाता, कहीं ना कहीं उसकी कोलिजन्स हो रही हैं, मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है आगे से। तो ऑब्स्ट्रक्शन मिलने से क्या होता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अलग अलग कंडक्टर्स के लिए इस ऑपोजिशन की वैल्यू अलग अलग होती है। सो लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट इन आवर लेक्चर, तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखा कि वो एवरेज वेलोसिटी है विद विच आवर इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू आ गई माइनस ई टाउ बाय एम। फिर हमने रिलेशन निकाल लिया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और रिलेशन आया I इज इक्वल टू ए एन ई बी डी। फिर ओम्स लॉ कहता है कि एक कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसमें अप्लाई किया गया होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का हमारे पास